नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन शुरू करते हैं अगला चैप्टर 7वां, जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों के अंदर क्या विविधताएं पाई जाती हैं, इसके बारे में आज इस चैप्टर में अपन अध्ययन करेंगे। हालांकि इस चैप्टर को अगर देखें तो ये एनसीईआरटी ने इस बार यानी कि 2023 के अंदर इस चैप्टर को अपने सिलेबस के अंदर रिमूव कर दिया है। तो ये सिलेबस में अभी हिस्सा नहीं है, सम्मिलित रूप में नहीं है। तो अगर कोई क्लास 9th के स्टूडेंट क्लास 9th के हिसाब से अगर कोई देख रहे हैं तो इसको अभी वर्तमान के अंदर प्रेजेंट में इसको नहीं देखें। बाकी कोई कंपटीशन वाले हैं तो वो इसको देख सकते हैं। कंपटीशन के लिए ये 9th की पहले की बुक से लिया गया है चैप्टर, तो ये काफ़ी मददगार रहेगा आपके लिए। आज शुरू करते हैं कि जीवों में जो विविधता है वो किस प्रकार पाई जाती है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के रंग, रूप, आकार, कार्य भिन्न प्रकार के होते हैं। जीवों के इस प्रकार के विभिन्नताओं को विविधता कहा जाता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वो रंग रूप में, आकार में, प्रकार में, उनके कार्यों के हिसाब से, उनके चाल चलन के हिसाब से, गति से, वो हर तरीके से एक विभिन्न प्रकार के यानी विशिष्टता लिए हुए होते हैं। तो यही उसके अंदर जो ये विभिन्नता है, ये विशिष्टता है, वही विविधता कहलाती है, यानी कि यही उनकी डाइवर्सिटी कहलाती है। जैसे बैक्टीरिया का आकार जो होता है वो सूक्ष्म होता है, यानी कि कुछ माइक्रोन जो है वो इसकी इकाई है, आकार मापने की इकाई जो होती है वो माइक्रोन होती है। तथा व्हेल मछली जो है वो वृहत लगभग 30 मीटर लंबी होती है। व्हेल मछली जो सबसे बड़ी मछली, सबसे वजन में मछली इसको माना गया है, जो लगभग 30 मीटर तक लंबी होती है। ये भी एक विविधता का उदाहरण है। फिर इस विविधता जो है इसका वर्गीकरण का आधार क्या लिया गया है कि अरस्तु एक बहुत पहले महान वैज्ञानिक हुए। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो अरस्तु ने स्थल, जल एवं वायु के आधार पर वर्गीकरण किया। वर्तमान में जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति, वर्तमान के अंदर अगर जीवों के वर्गीकरण के लिए अगर देखा जाए तो वो कोशिकाओं की प्रकृति को है आधार माना गया है। केंद्रक वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण है। शारीरिक संरचना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने वाले और न बनाने वाले, शारीरिक संगठन और शारीरिक अंग, ये सभी वर्गीकरण के आधार हैं। फिर जैव विकास की सबसे पहले जो अवधारणा दी थी वो दी थी चार्ल्स डार्विन ने 1859 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें उन्होंने इसकी अवधारणा दी, जानकारी दी कि जैव विकास क्या होता है। इन्होंने बताया था कि सभी जीवों में निरंतर होने वाले परिवर्तन उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि जीवों के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन उनके बेहतर जीवन यापन करने के लिए निश्चित तौर पर वो आवश्यक होते हैं। ऐसे जीव जिनकी शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है वे आदिम या फिर निम्न जीव कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो है जिनकी शारीरिक संरचना के अंदर पहले से प्राचीन काल से आज तक कोई परिवर्तन ऐसा नहीं हुआ है, वैसे जीव क्या कहलाते हैं? आदिम प्रकार के जीव या फिर निम्न प्रकार के जीव कहलाते हैं। जबकि ऐसे जीव जिनकी शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई देते हैं वे उन्नत किस्म के जीव या फिर उच्च जीव कहलाते हैं। इन्हें साधारण एवं जटिल जीव भी कहा जाता है, यानी कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार की शारीरिक संरचना के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो एक साधारण जीव है, आदिम जीव है, निम्न जीव है। और जिनके अंदर शारीरिक संरचना में परिवर्तन हुआ है वो कैसे जीव हैं? वो उन्नत जीव हैं, जटिल जीव हैं, उच्च जीव हैं।
वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमिक संरचना हेकल नाम के एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने 1894 में, और एक वी टेकर नाम के वैज्ञानिक आए जिन्होंने 1969 में, और एक बोस आए थे, कार्ल्स बोस नामक वैज्ञानिक जो थे, वो सभी सजीवों को जगत यानी कि किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित किया। यानी कि जो हेकल, वी टेकर और जो ये कार्ल बोस नामक जो जीव वैज्ञानिक आए थे, इन जीव वैज्ञानिकों ने सभी जो जीव हैं, इन सजीवों को एक जगत नामक जो एक बड़ा वर्ग है यानी कि किंगडम, उसके अंदर इन्होंने विभाजित किया। फिर आर.एच. वी टेकर जो थे, उन्होंने ही वापस अपनी प्रणाली जो है उसको बदलाव करके 5 जगत प्रणाली दी। यानी कि 5 जगत प्रणाली में मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, यानी कि जीवों को पृथ्वी पर पाए जाने वाले यानी कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जीवों को आर.एच. वी टेकर ने 5 मूलभूत प्रणालियों के अंदर इन्होंने वर्गीकृत किया है, जिसका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एलिमेलिया। यानी कि इन्होंने जीवों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया कि छोटे जीव को एक जगह, उससे बड़े जीवों को एक जगह, पेड़ पौधों को एक जगह और जीव जंतुओं को एक जगह इन्होंने वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो ये जो समूह है यानी कि आर.एच. वी टेकर ने जो पंच जगत प्रणाली दी है, ये समूह जो है वो कोशिकीय संरचना, पोषण यानी कि कोशिकीय संरचना के आधार पर, पोषण के स्रोत आधार पर यानी कि भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के तरीके क्या है, शारीरिक संगठन के आधार पर इन्होंने ये पंच जगत प्रणाली को बनाया। बोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया, जो प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि जो बोस थे उन्होंने वर्गीकरण दिया, जो मोनेरा जगत है उसमें उन्होंने 2 प्रकार के बैक्टीरिया को रखा गया। एक रखा कि जो ये आर्की बैक्टीरिया है, जिसको प्रो बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, या प्रोकैरियोटिक जो है वर्तमान में, और दूसरे जो हैं वो यू बैक्टीरिया कहलाते हैं। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों के उप समूहों में वर्गीकृत किया गया। यानी कि जीवों को वापस विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत किया गया, इनको उप समूहों में, यानी कि समूह तो एक बड़ा वर्ग जो किंगडम था उसके अंदर रखा गया। उसके बाद में पंच जगत प्रणाली दी, वापस इसको 5 जगतों के अंदर रखा गया। इसके बाद इसको उप समूहों में वर्गीकृत किया गया, जैसे जगत यानी कि जो किंगडम है, फिर फाइलम या इसको फाइलम भी बोला जाता है, जंतु, डिवीजन इनका पादप है, वर्ग, गण, कुल, जैसे वंश, जाति, ये जो है ये विभिन्न उप समूहों के अंदर विभिन्न जीवों को अलग अलग समूहों में, अलग अलग गण में, ऑर्डर यानी कि कुल, फैमिली, वंश, जीनस, जाति, स्पीशीज, इनके अंदर वर्गीकृत किया गया। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई की जाति यानी कि स्पीशीज है, यानी कि वर्गीकरण के जो आधारभूत इकाई है वो इकाई क्या है, जाति है। यानी कि जीवों को मुख्य रूप से किस में माना जाता है कि इसकी जाति क्या है, ये किस स्पीशीज के हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं आर.एच. वी टेकर ने जो दी थी पंच जगत प्रणाली, जिसमें पहला है मोनेरा। मोनेरा जिसके अंदर केंद्रक जो होता है वो लगभग अनुपस्थित होता है, कोशिकांगों का अभाव होता है, शरीर एक कोशिकीय होता है, कुछ में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कुछ में, सभी में नहीं, कुछ में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। मोनेरा के जो भी सजीव हैं यानी कि जीव हैं, ये स्वयंपोषी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं, जैसे कि जीवाणु हैं यानी कि बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, एनाबिना, एस्टोक, ये सभी क्या है, मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद पंच जगत प्रणाली का दूसरा वर्गीकरण जो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जिसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं,
मोनेरा के अंदर देखा वो भी एक कोशिकीय जीव थे, लेकिन उसके साथ में वो कैसे जीव थे, प्रोकैरियोटिक जीव थे। ठीक है, इस वर्ग में यानी कि प्रोटिस्टा वर्ग के अंदर कुछ जीवों के गमन के लिए, यानी कि जीव जो हैं वो अपनी गति के लिए, गमन के लिए उनके सीलिया यानी कि पक्षमाप पाए जाते हैं, और फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी कि सीलिया और फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी कि पक्षमाप पाए जाते हैं उनके अंदर, और फ्लैजेला पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, संरचनाएं इनको गमन में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं और विषमपोषी होते हैं। ये भी स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों तरीके के होते हैं, जैसे कि मोनेरा में अपन ने देखा। प्रोटिस्टा में एग्जाम्पल देखते हैं कि एक कोशिकीय के जो शैवाल है, डायटम है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना ये सभी आ गए, ये प्रोटोजोआ के ही जीव है। तो ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। फिर तीसरा जो अपन RHV टेकर की प्रणाली का जो देखते हैं, पंच जगत में से तीसरा जगत जो है वो है फंजाई। फंजाई जो विषमपोषी होते हैं। अभी तक अपन ने देखा कि वो स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन फंजाई जो है ये विषमपोषी है और यूकैरियोटिक जीव है। कैसे जीव? यूकैरियोटिक जीव और विषमपोषी। इनमें से कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि फंजाई के अंदर, फंजाई यानी कि जो इनको कवक बोला जाता है, कवक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी यानी कि अपना भोजन ये स्वयं नहीं बनाते हैं, ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर यानी अन्य पर निर्भर रहते हैं। जैसे कुछ ये हैं जंतु, इसमें से ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ जंतु या फिर जीव अपन बोल सकते हैं, यानी कि कवक जो होते हैं वो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं। इन्हें मृत जीवी कहा जाता है। जो सड़े गले होते हैं वो मृत जीवी होते हैं, यानी कि मृत जीवों, यानी कि मृत पदार्थों पर या सड़े गले पदार्थों पर जो निर्भर होते हैं वो मृत जीवी कहलाते हैं। कई अन्य जीवों में जो जीवित जीव द्रव्यों पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, कई अन्य जीवों के जीव द्रव्यों पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, वो परजीवी होते हैं। यानी कि कोई दूसरे जीव हैं, उन पर जब ये जीव आश्रित होते हैं तो वे परजीवी। जब सड़े गले यानी कि निर्जीव वस्तुओं पर जब ये अपने भोजन के लिए ये निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो मृत जीवी कहलाते हैं। और इनमें से कई जो ऐसे जीव हैं जो अपने जीवन की विशेष अवस्था है, उस विशेष अवस्था में बहुकोशिका क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि बहुकोशिक क्षमता प्राप्त करते हैं। ऐसे कई ऐसे जीव जो हैं वो अपनी विशेष अवस्था के अंदर बहुकोशिक में आ जाते हैं। कवक में यानी कि फंजाई में काइटिन नामक, फंजाई जो हैं उसमें काइटिन नामक एक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी कि फंजाई के अंदर कोशिका भित्ति होती है, और वो भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और काइटिन क्या है? काइटिन एक जटिल शर्करा है। जैसे फंजाई के अपन अपन देखते हैं कि यीस्ट जो है फंजाई का उदाहरण है, कवक का मोल्ड है, मशरूम है, ये फंजाई के एग्जाम्पल है। इन फंजाई की कुछ प्रजातियां जैसे नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया जो हैं, इनके साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जिसे सहजीविता कहते हैं। कुछ प्रजातियां जो होती हैं वो नील हरित शैवाल में साथ में ये जब अंतर संबंध बनाती हैं, सहजीविता होती है। ऐसे जीव सहजीवी जीवों जैसे कि लाइकेन जो होते हैं वो कैसे जीव हैं? सहजीवी जीव हैं, जो अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देती हैं। यानी कि लाइकेन जो होता है वो विभिन्न प्रकार के जो पेड़ और पौधे होते हैं उनकी छालों के ऊपर यानी कि कोशिका भित्ति जो हैं उस पर ये धब्बों के रूप में, रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। ये सहजीवन यापन
करते हैं। एक जीवधारियों का वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण को देखते हैं कि जीवधारी जितने भी हैं, ये जीवधारी कोशिका के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। इनको दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया। एक है प्रोकैरियोटिक, यानी कि जो सबसे पुरानी कोशिका है, और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत मोनेरा जगत को रखा गया है, और यूकैरियोटिक में एक कोशिकी भी आते हैं और बहुकोशिक भी आते हैं। एक कोशिक में प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोटिक और एक कोशिक जीव है। और बहुकोशिक के अंतर्गत दो प्रकार के जीव आते हैं, यानी कि उनके अंदर कौन कौन से, एक तो होते हैं जो जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और दूसरे ऐसे जीव होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जिन जीवों में, जिन बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो भी दो प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। एक तो वो जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, और दूसरे वे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले होते हैं। ये भी बहुकोशिक के अंतर्गत आते हैं। और कोशिका भित्ति रहित जो होती हैं वो होते हैं एनीमेलिया। एनीमेलिया यानी कि जंतु जितने भी हैं, वो जंतु यानी कि एनिमल जो हैं, ये इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और जो भोजन जो है अपना स्वयं बनाने वाले हैं वो होते हैं प्लांटी, यानी कि पादप जगत। और जो फंजाई हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था कि मृतजीवी हैं, अपन ने पढ़ा था कि परजीवी हैं, और अपन ने पढ़ा था कि जो सहजीवी है। ये जितने भी हैं ये फंजाई के अंतर्गत आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और किसी के ऊपर डिपेंडेंट में रहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल अपन अगला जो जगत है, पंच जगत प्रणाली का चौथा वर्गीकरण प्लांटी यानी कि पादप जगत जो है, इसका कल अध्ययन करेंगे। और अगली क्लास में एनीमेलिया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे बन रहे हैं, कुछ सुधार की आवश्यकता है तो भी बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।